तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि वीर भाई जो नई टेस्ट सीरीज अभी आ रही है वो कहां पर देखने को मिलेगी। तो आप लोग यहां पर एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं और वेबसाइट पर भी, तो यहां पर देखने को मिल जाती है। फ्री टेस्ट जब आप लोग लगाते हैं तो वो कहां पर रहते हैं, तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जब फ्री टेस्ट आप लोग जाकर टेस्ट और पर क्विज पर अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर देख सकते हैं ये आप लोग का फ्री टेस्ट एंड क्विज आप लोग को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऊपर जाकर सेलेक्ट करोगे तो ऑल सेलेक्ट कर लेना यहां पर, और भी कई सारी चीजें आप लोग को देखने को मिल जाएंगी। तो बाकी यूपीएससी करना हो तो यूपीएससी कर लेना, ठीक है। तो यहां पर मिल जाती है पीवाईक्यूज आप लोग को यहां पर देखने को मिल जाएंगे। यहां पर फ्री क्लास, पेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, तो यहां पर जाकर देख लिया करो यार, इतनी छोटी सी बात है। या फिर एप्लीकेशन पर चले जाया करो, यहां पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अच्छे से एंजॉय करेंगे पूरा का पूरा सेक्शन। पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, हेल्थ, डिफेंस, इन्वायरमेंट, अलग अलग तरीके की कई सारी न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है। तो अच्छे से एंजॉय करिएगा टक टक लगाकर, और पूरी वीडियो एंड तक देखने के बाद में बताइएगा कि कहीं पर कोई कमी है, कुछ अपडेट करना हो तो उसका भी सजेशन आप लोग दे सकते हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों, पॉलिटी एग्जामिनर की आंखों का तारा होता है। करंट के साथ में काफी लार्ज स्केल पर इसमें स्टैटिक पोर्शन होता है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हुए नजर आते हैं। तो हम भी यहां पर देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज इसके अंदर में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इसके अंदर में आप लोगों को दो टॉपिक कवर नजर आएंगे। एक बात करेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में, और दूसरा बात करेंगे हमारे देश के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को इंक्रीज किया गया ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल कर कर। तो ये पावर किसके हाथ में होती है, ये ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जा चुका है। न्यूज ये कि हमारे देश के अंदर में एक अध्यादेश लाया जाता है जिसको आप लोग ऑर्डिनेंस भी बोलते हो। तो यहां पर ये ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की संख्या थी, पहले यहां पर 34 हुआ करती थी, इनको बढ़ाकर 38 कर दिया गया। तो कंट्रोवर्सी ये स्टार्ट हो गई थी उस टाइम पर कि भाई जब ऑलरेडी हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के सेशन होते हैं टाइम टू टाइम, तो फिर इसके लिए तो कोई ये इमरजेंसी वाली बात नहीं थी कि भाई साहब आप लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 4 जज एक्स्ट्रा लेकर आओगे और देश के सारे पेंडिंग केस खत्म हो जाएंगे। इमरजेंसी का मुद्दा है भाई, इमीडिएटली ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, अध्यादेश लेकर आ जाते हैं। तो इसको लेकर बड़ा बवाल हुआ, न्यूज़पेपर में बड़े आर्टिकल छापे गए कि ऑर्डिनेंस हमारे देश के अंदर में एक टेम्परेरी पावर दी गई थी प्रेसिडेंट और गवर्नर के हाथ में। तो प्रेसिडेंट के हाथ में आर्टिकल 123 और गवर्नर के हाथ में 213। तो ये दोनों के दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब ये अध्यादेश होता क्या है भाई, जब हमारी स्टेट की असेंबली या फिर हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद यानी कि विधानसभा और संसद अगर काम न कर रही हो, छुट्टी पर हो, तो उस टाइम पर कोई इमरजेंसी का मुद्दा हो तो ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं ताकि उस पर्टिकुलर मुद्दे को इमीडिएटली इंप्लीमेंट किया जाए, और फिर बाद में उस ऑर्डिनेंस को पास करा लेंगे पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर में ताकि वो कानून बन जाए। पर लेकिन इस हथियार को दिया गया था हमारे संविधान निर्माताओं ने इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, पर सरकारों ने इसका ताबड़तोड़ इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। इवन बिहार के अंदर तो इतनी बार इस्तेमाल हुआ कि भाई साहब इसको इतना रगड़ा गया कि असेंबली में कोई बिल पास कराने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आप लोग ऑर्डिनेंस लेकर आते रहो। इसको लेकर कोर्ट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1987 का केस, और उसमें साफ साफ बोला गया कि अगर एक बार अध्यादेश आ गया और उसके एक्सपायर होने के बाद में फिर से रिपीटेडली आप लोग इसको लेकर आ रहे हैं तो ये संविधान की नैतिकता के खिलाफ है। ऐसा आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने चुनकर असेंबली में लोगों को भेजा है जो कि जनता के नुमाइंदे हैं, उनको कानून बनाने दो, ना कि अध्यादेश जारी कर कर आप लोग इसको इस तरीके से इस्तेमाल करोगे। और फिर कृष्णा कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2017 का केस, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि मिसयूज ऑफ द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है कि अगर आप लोग यहां पर इसका गलत इस्तेमाल करते हो, अर्जेंट बेसिस पर इस्तेमाल करना है, इमरजेंसी में कानून की रिक्वायरमेंट है तो इस्तेमाल करना है, ना कि मजे में आप लोग यहां पर इसका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हो। ये कानून की प्रक्रिया के ऊपर में एक डेंट लगा देता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है जब कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू। तो इसलिए ध्यान रखना, हमारे देश के अंदर में पार्लियामेंट के हाथ में ही पावर है, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, ना प्रेसिडेंट के हाथ में, कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जजेस की संख्या बढ़ानी है तो ये क्वेश्चन है। और दूसरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को लेकर ये दो जजमेंट है, और आर्टिकल 123 और 213 प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में बातें करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। ये टॉपिक समझने के लिए आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आज की डेट में जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं करंट अफेयर,
तो यहाँ पर कोई मुझे बोले कि यार वीर भाई करंट अफेयर पढ़ा दो, इस पर्टिकुलर एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई आ जाना, करंट अफेयर पढ़ा दूंगा। पर लेकिन कोई पूछे कि वीर भाई मेरे शरीर में ना दर्द हो रहा है और ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आप मेरा इलाज कर दो, आप एक डॉक्टर का भी काम कर दो, क्योंकि कभी ना कभी आपने पेट में दर्द क्या होता है उसके बारे में पढ़ाई होगा, और आप कोई दवाई भी सजेस्ट कर दो मुझे। तो यहाँ पर मैं एक सही पर्सन नहीं हूं आप लोगों को दवाई सजेस्ट करने के लिए, उसके लिए आप लोगों को डॉक्टर के पास में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अपना हाथ पीछे खींच लूंगा, यानी कि मैं ये बोलूंगा कि यार करंट अफेयर के बारे में तो पूछ लो, मैं एक बार को बता दूंगा, पर लेकिन अगर मेडिसिन के बारे में पूछोगे तो मैंने पढ़ लिखा हो भले ही, पर लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आई एम नॉट द राइट पर्सन। तो डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन कन्वीनियंस जो है ये इसी के बारे में बात करती है, इसको कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस। यानी कि जब हमारे देश के अंदर में कोई कोर्ट ये बोले कि ये मैटर सुनने के लिए हम सही जगह नहीं है, इससे बेटर तरीके से कोई और इस मैटर को सुन सकता है, तो इसको डॉक्ट्रीन ऑफ नॉन कन्वीनियंस बोला जाता है यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट क्या बात है यहाँ पर, ये आर्टिकल 226 के अंदर में आती है। अगर आप लोगों ने पॉलिटी थोड़ी सी पढ़ रखी है तो आप लोगों को पता होगा कि दो आर्टिकल हैं, एक तो 32 है और 226 है। तो यहां पर ये जो दोनों आर्टिकल है ये हमारे देश के अंदर में आप लोग की जो रिट्स होती हैं उनको इंप्लीमेंट कराने के काम करते हैं, तो जो आप लोग के फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट कराने के काम करते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो भाई वहां तो ऑल्टरनेटिव है नहीं है, वही एक ही कोर्ट है ले देकर, पर हाई कोर्ट के अंदर में आप लोगों के पास में ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे यहाँ पर। तो ये अलाउ करती है पर्टिकुलर ये जो नेचर है यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन का, कि आप लोगों को लगे अगर यहाँ पर कि भाई साहब हम लोग कंफर्टेबल नहीं है इस केस को सुनने के लिए, तो आप लोग यहाँ पर किसी और के पास में इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी होगी, जहां पर भी आप लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे ये एक तो जस्टिस के इंटरेस्ट में होना चाहिए कि सही जस्टिस प्रोवाइड कराना है, और दूसरा वो सामने वाला भी इतना ही कैपेबल होना चाहिए जहां से ये केस निकल कर जा रहा है। ऐसा ना हो कि सामने वाला कम कैपेबल हो इस पर्टिकुलर केस को सुनने के लिए। तो जस्टिस शुड बी सर्व्ड इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम। तो जहां पर भी आप लोगों को जस्टिस प्रोवाइड कराना है तो वहां पर वो जस्टिस देने वाली जो भी बॉडी होगी वो यहां पर ऐसा होना चाहिए कि वो कैपेबल हो उसके लिए, और या तो हमारे जितनी इक्वल हो या हमसे और बेटर हो, तो ही वहां पर जाना है, वरना जस्टिस को सर्व नहीं किया जाएगा, ये इनजस्टिस हो जाएगा अगर ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर यहां पर ये मुद्दा निकल कर आया आर्टिकल 226 के अंदर में। तो ये न्यूज में आ गया कि फोरम नॉन कन्वीनियंस जो है क्या उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जी हाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जस्टिस और बेटर वे में सर्व करना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में इसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आए। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आर्टिकल 226 और यहां पर क्या होती है ये पर्टिकुलर ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा एग्जाम में। यहां पर हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए हैं आप लोग की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, तो सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेंगे अलग अलग सेक्शन में जो भी होंगे। यहां पर मैं बात करूंगा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। अगर नाम से आप लोग समझ पा रहे हैं तो राष्ट्र लेवल पर हमारे देश के अंदर में जो भी विधान सभाएं हैं अलग अलग स्टेट के अंदर में, उनको ऑनलाइन अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराना चीजों की, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक सिस्टम है हमारे देश के अंदर में जिसको नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बोला जाता है। जैसे विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आप लोग बोलते हो, तो उनका सिस्टम ऑनलाइन होना चाहिए ताकि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें पेपर का इस्तेमाल ना हो, पेपरलेस हो जाए, और यहां पर फंक्शनिंग जो है उसकी स्मूथ रहे और डिजिटल इंडिया मिशन इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आए। तो डिजिटली लेजिस्लेचर जो है वो ऑनलाइन मॉडर्न इंफॉर्मेशन के थ्रू सारी चीजें टैबलेट, लैपटॉप या फिर मोबाइल के थ्रू एक्सेस की जा सके यहां पर, और ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर का। तो यहां पर ताकि हमारे देश के अंदर में दक्षता, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और एक्सेसिबिलिटी, सुगमता बढ़ाई जा सके, क्योंकि पेपर लेस रहेगी तो ज्यादा झंझट भी नहीं पड़ेगा, आराम से काम होते हुए नजर आएंगे, कोई भी कहीं पर भी चीजों को एक्सेस कर सकता है, इसको सेव भी किया जा सकता है, कल को कोई ये नहीं बोलेगा आग लग गई यार सारे डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए, और सिक्योर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस आप लोग को देखने को मिलेगी। तो ये सिस्टम वेस्ट बंगाल के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। जब वहां पर नए इलेक्शन हुए और नया एडमिनिस्ट्रेशन चुनकर आया तो उन्होंने बोला कि हम भी इसी को फॉलो करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना नेशनल ई विधान एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका बेसिक फायदा क्या देखने को मिलता है। तो ये सिस्टम को आसान करने के लिए लाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन तो आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं जिसका नाम है एपेडा।
पर लेकिन यहां पर इसके बारे में तो थोड़ा सा बात कर ही लेंगे। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, हमारे देश के अंदर में पहली बार एक शिपमेंट यहां पर भेजा गया था जो कि मिलेट्स यानी कि बाजरा का था। हमारे देश के अंदर में कर्नाटक से न्यूजीलैंड भेजा गया। तो अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये है हमारे देश के अंदर में कर्नाटक राज्य, यहां से हमारे देश के अंदर में ये प्रोडक्ट चलता है और न्यूजीलैंड पहुंचता है शिपमेंट के थ्रू। और कोई भी अगर प्रोडक्ट हम लोग को अपने देश से किसी बाहर देश के अंदर में लेकर जाना है तो यहां पर वो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक 3 प्रोसीजर के थ्रू यहां पर होता है और वो पूरा सिस्टम जो निकल कर आता है अपेडा के थ्रू आता है, जिसको एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड यानी कि हमारे देश के अंदर में कृषि के वो प्रोडक्ट जिनको प्रोसेसिंग करके बनाया गया है। तो यहां पर बोटनिकल इन्फ्यूज्ड मिलेट्स इनको बोला गया है। तो ज्यादा अपग्रेड कर एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि बाहर जब कोई सामान किसी देश के अंदर में हम लोग ले जाकर बेचते हैं तो वहां पर हमारे देश का सामान नहीं जाता है, अब वहां पर अलग अलग देशों के सामान आते हैं। तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे देश का सामान वहां पर खरीदा जाएगा? तो ये जरूरी हो जाता है कि कोई बेटर होना चाहिए। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्रीकल्चर का सामान हम लोग एक्सपोर्ट करें, इसको लेकर ये पूरा एक कानून के थ्रू बनाई गई, ताकि खासकर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक्सपोर्ट करने का काम करती है, सामान को, फूड को प्रोसेस कराने का काम करती है, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है, रजिस्ट्रेशन, क्वालिटी, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये सारे सपोर्ट प्रोवाइड कराती हुई नजर आती है। तो पहली बार अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता है देश के अंदर में से कहीं पर भी जाता है तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किस देश में हम लोगों ने भेजा है। और ये जरूरी हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर फूड प्रोवाइड कराना दूसरे देशों को, और उस देश के जिसके साथ में हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, तो उसके लिए अब हमारे देश से एक्सपोर्ट चीजें होती नजर आएंगी। तो हमारे देश के किसानों को फायदा देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात है कि बिचौलिया फायदा ना उठाए, किसान तक भी फायदा पहुंचे। 3 चीजें आप लोग को इस आर्टिकल में नजर आएंगी, मतलब इस न्यूज में नजर आएंगी, और इससे 3 चीजें आप लोग को पता चलेगी। एक तो NESTS क्या है, यहां पर ये पार्टनरशिप कर रही है यहां पर कोग्रेड के साथ में, को ये पर्टिकुलर, और साथ ही साथ में यहां पर EMRS सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यहां पर ये, ठीक है। तो ये क्या है, तो NESTS है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। तो इससे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्राइबल बच्चों की हेल्प करने के लिए सोसाइटी है। ये जो पर्टिकुलर है जिसको आप लोग कोग्रेड बोलेंगे, ये एक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर में पर्टिकुलर, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक एडटेक कंपनी है, कि स्टार्टअप है जो कि AI का इस्तेमाल कर बच्चों को एजुकेशन में हेल्प करेगी। तो ये इसका नाम आप लोग ध्यान रखना। और ये आई थिंक उसमें जो हमारे देश के अंदर में वो नहीं होता है, स्टार्टअप जाते हैं जहां पर फंडिंग मांगने के लिए, तो उसमें भी यहां पर ये गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है यहां पर, ठीक है, शार्क टैंक वगैरह में। तो ये क्या मिलकर काम करेगा हमारे देश के अंदर में, एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है यानी कि EMRS, ये वो स्कूल है जहां पर आदिवासी के बच्चे जो हैं हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है, वहीं पर ही बैठकर पढ़ते हैं। तो उनको फिलहाल इसके साथ में पार्टनरशिप कर डिजिटल लर्निंग में हेल्प की जाएगी, यानी कि यहां पर बच्चों को अब आराम से डिजिटली पढ़ाया जा सकेगा और आगे चलकर उनकी जिंदगी को इंप्रूव किया जाएगा। ये फैसिलिटी 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक देखने को मिलने वाली है, ताकि बच्चे वहां से निकलकर भी अच्छे लेवल पर पहुंच सके। क्योंकि एक तो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं कि नहीं, वहीं पर ही रहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, स्किल मिलेंगी, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर का रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि वहां पर बच्चों के पास में कोई फैसिलिटी नहीं होती है। सारी फैसिलिटी हमारी तरफ से प्रोवाइड करानी है ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ट्राइबल कम्युनिटी, आदिवासी के बच्चे भी हमारे ही देश के नागरिक हैं। तो ये पर्टिकुलर जो संस्था है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स बोलते हैं, ये मिलकर काम करेगी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और ये स्टार्टअप इनकी हेल्प करेगा। तो ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी पूछे जा चुके हैं डायरेक्टली कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल किसके लिए बनाए गए हैं। एकलव्य से समझ में नहीं आता है कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए है, पर लेकिन यहां पर ये इसलिए क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में। मुझे अभी भी याद है, कुछ समय पहले की बात है, एक IAS ऑफिसर जो है फ्रस्ट्रेट होकर पब्लिक में आकर ये बोले थे कि सरकार की इतनी सारी स्कीमें मुझे खुद समझ में नहीं आ रही है, कहां कौन सी स्कीम है, तो जनता को क्या खाक समझ में आएगी यहां पर ये। तो यहां पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है सिस्टम के तहत में, तो इसीलिए कुछ ऐसी सुविधा प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि आसानी से लोग जो है उन चीजों का एंजॉय कर सकें। उसी का एक रास्ता है यहां पर जन सामर्थ्य पोर्टल। तो जन सामर्थ्य पोर्टल जो है ये काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर किसी इंसान को अगर क्रेडिट यानी कि लोन चाहिए, तो यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा इसको 2 पर्पज से लॉन्च किया गया। एक तो लोगों तक गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड लोन पहुंचना, जो भी स्कीम है उससे रिलेटेड यहां पर, और आसानी से डिलीवरी प्रोवाइड कराना, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिले।
क्योंकि ज्यादातर लोग जो हैं वो कई बार लोन के चक्कर में गलत लोगों के हाथ में पड़ते हुए नजर आते हैं। तो इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, मतलब लोगों का इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम के साथ में कनेक्शन बढ़ेगा और ईज ऑफ क्रेडिट डिलीवरी होगी, यानी कि उनको जगह जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, इधर उधर वो फंसते हुए नजर नहीं आएंगे, आसानी से उनको यहां पर स्कीम का फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसको लॉन्च किया गया था, तो इसके यहां पर अच्छा खासा टाइम कंप्लीट हो गया है, तो इसका एनालिसिस किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसका बहुत फायदा देखने को मिल रहा है। ये एक तरीके का मोल हो गया क्रेडिट सिस्टम के लिए, जहां पर जाकर सारी चीजें आप लोग को मिल जाएंगी। 15+ गवर्नमेंट की जो क्रेडिट लिंक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और लगभग 254 जो मेंबर हैं लेंडिंग इंस्टीट्यूशन जो यहां पर प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कोई भी दिक्कत है तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे, कहीं और जाकर उनको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तो ये जन सामर्थ्य पोर्टल इस पर्पज के लिए बनाया गया था। तो टाइम टू टाइम ऐसे पोर्टल ये न्यूज में रहते हैं, तो इनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, तो कोई भी डाउट इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर स्कीम्स हो गई, लोन कैटेगरी हो गई, लेंडर प्लेटफॉर्म हो गए, तो ये सारे के सारे आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग जो भी स्कीम्स वगैरह हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी एक जगह इकट्ठे मिल जाती हैं। तो इसमें अच्छे खासे एप्लीकेशन पहुंच गए थे, जिसकी वजह से यहां पर इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा था। तो आगे से चलकर स्कीम के बारे में कोई बात करें तो ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी चेक करना, अप्लाई अप्रूवल मिल गया, फिर ट्रैक करो अपने एप्लीकेशन को, और इधर उधर चक्कर नहीं ज्यादा खाने पड़ेंगे, एक ही जगह सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्टेड सिस्टम है। इस न्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने कभी न्यूज़पेपर के ऊपर में पराठा धर के खाया है, या फिर समोसा रख के खाया हो, या फिर जलेबी वगैरह कुछ भी आप लोगों ने, जैसे चने ले लेते थे कई बार बस में, अगर कोई जा रहा है, कोई रास्ते में चने वाला मिल जाता था, तो गीले चने उसमें नींबू भी डालकर खाएं। तो ये हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए अपडेट है, क्योंकि पहले कई बार मैंने भी ऐसा किया है, पर जब मुझे इसके बारे में पता चला था कुछ समय पहले, तो मैंने ये काम करना बंद कर दिया था। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कई बार जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनको न्यूज़पेपर पे रखकर खा लेते हैं, पर लेकिन न्यूज़पेपर के ऊपर में जो इंक होती है वो यहां पर काफी ज्यादा खतरनाक होती है, और जब उसके ऊपर में वो खाने वाला प्रोडक्ट लगता है तो हमारे शरीर के अंदर में जाती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अखबार में खाना परोसना पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। ये फसाई के द्वारा देश के अंदर में इंफॉर्मेशन निकाली गई, क्योंकि जो स्याही इस्तेमाल की जाती है उसमें जहरीले रसायन रहते हैं, उसमें आप लोगों को शीशा देखने को मिल जाएगा, कई सारी हैवी मेटल्स हैं यहाँ पर जो कि पेट में जाकर कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, कई सारी बीमारी क्रिएट कर सकती हैं, बैक्टीरिया कीटाणु बन सकते हैं पेट के अंदर में। तो इसलिए जो भी फूड बेचने वाले हैं, अखबार में रखकर जो फूड बेचते हैं, तो फसाई ने साफ साफ बोल दिया है कि ये बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। कोई भी न्यूज़पेपर में रखकर कोई भी खाना नहीं बेचेगा, और अगर कोई बेच भी रहा है तो एटलीस्ट आप लोगों को इसके बारे में इतना अवेयर रहना है कि आप लोगों को उसको खरीदना नहीं है। तो किसके द्वारा ये काम किया गया? ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कई बार गरियाते रहते हैं कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में फूड को लेकर काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है, काम नहीं करती है, पर थोड़ा ढीला ढाला करती है। तो फूड सेफ्टी और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने वाली भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, तो ये है फसाई। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कानून के द्वारा बनाई गई बॉडी 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, और इसको हमारे देश के अंदर में इस्टेब्लिश किया गया था एक कानून फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत में। तो साफ सफाई का ध्यान रखना और कई सारे मूवमेंट भी चलाती हुई ये नजर आती है देश के अंदर में। पर लेकिन मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, क्योंकि अच्छा काम कर दिया है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस है, पर ये काम जो कर रही है वो सही है, पर आप लोगों को अवेयर रहना जरूरी है, कभी भी ये इस तरीके से खाना इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एक डायलॉग आप लोगों ने कई बार सुना कई सारे लोगों से, भाई साहब क्या भव्य समारोह कर रखा था, क्या भव्य शादी की है, भाई साहब बर्थडे भी ना बिल्कुल भव्य तरीके से बना दिया। तो इसका मतलब है लार्ज तरीके से किसी चीज को प्रेजेंट करना। तो हमारे देश के अंदर में जो बेसिकली बात की गई भव्य पोर्टल के बारे में, तो इसमें 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मिलकर यहां पर ये काम कर रहे हैं। अब ये है क्या? मतलब सोच के देखो, आप लोग किसी मॉल के अंदर में जाते हो तो वहां पर आप लोगों को खाना, मूवी, खेलना, घर का सामान खरीदना, सब कुछ एक जगह इकट्ठा मिल जाता है। तो ये क्या हो गया? ये एक सिस्टम हो गया जहां पर आप लोगों को इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, इकट्ठा सारी चीजें मिल जाती हैं। सोचो अगर कोई हमारे देश के अंदर में एक ऐसी लोकेशन हो जहां पर किसी को आज के डेट में अगर कोई अपना सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, तो किसी भी मिनिस्ट्री से कोई भी परमिशन नहीं लेनी है, सब कुछ वहां पर जाकर चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आप लोग बस आओ,
एक बार जाकर बात करो वहां पर और सब कुछ इकट्ठे मिल जाएंगे, अलग अलग जगह मिनिस्ट्री के धक्का नहीं खाने पड़ेंगे। वहीं पर ही इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग का परमिशन मिल जाएगी, वहीं पर ही आप लोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर सामान बेच सकते हैं उसकी परमिशन मिल गई। कोई भी इंटरफेयर नहीं हो रहा है वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पानी वगैरह सारी फैसिलिटी वहीं पर ही सब कुछ बना के छोड़ रखा है। इसको कहते हैं प्लग इन प्ले, यानी कि आओ और स्टार्ट करो। तो यहां पर प्लग एंड प्ले पार्क ये बनाए जा रहे हैं देश के अंदर में, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये है हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, ताकि देश में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को बढ़ाया जा सके, ग्लोबल लेवल पर लोग आकर इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट फटाफट लगे, रीजनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो देश के अंदर में। तो उसके लिए भव्य समारोह है हमारे देश के अंदर में। तो किसका है स्कीम, किसके द्वारा है, किसके लिए है, ये कुछ बेसिक बातें आप लोगों से पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, तो ये पोर्टल है, यानी कि एक तरीके का वेबसाइट आप लोग बोल सकते हैं। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं वो एग्जामिनर की आंखों का तारा होती हैं। अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बनते हुए नजर आते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि फिलहाल अभी कौन सी स्कीम जो है वो न्यूज में रही। कोई भी स्कीम अगर समाज के अंदर में 10 साल पूरे कर ले रही है और खासकर वो महिलाओं के बारे में बातें कर रही है, तो स्टार लगाने वाली बात हो जाती है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, ये 2016 में लॉन्च किया गया सिस्टम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। आज देश के अंदर में बहुत सारी महिलाओं को जो कि घर में ही डिलीवरी किया करती थी, दाई अम्मा आया करती थी प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी कराने के लिए, अब इसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और कई सारी महिलाओं को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। और यहां पर बच्चों की ध्यान भी यहां पर रखा जाता है। तो मेनली क्या है, सिंगल विंडो, ये एंटीनेटल केयर, यानी कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होने वाले होते हैं तो वहीं पर ही एक ही जगह सारी देखभाल मिल जाए, मैटरनल और इन्फेंट की हेल्थ का ध्यान रखा जाए और कॉन्टिन्यूअस केयर आप लोगों को देखने को मिले। तो ये एक मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट होता है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों की जान बचाना, प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसको रोकना, तो इसके ऊपर में फोकस किया जाता है इनके द्वारा। तो फोकस जो रहता है यहाँ पर, ये पूरे ड्यूरेशन के अंदर में अलग अलग टाइम पर देखते हुए नजर आते हैं। और 9 जून को ये लॉन्च किया गया था, तो हर महीने 9 जून को यहाँ का चेकअप कराने की भी बात यहाँ पर की जाती है। तो सारी चीजें इनके द्वारा यहाँ पर देखी जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूरे शरीर को चेकअप किया जाता है। बहुत सारी महिलाएं आज की डेट में इसका फायदा उठा चुकी हैं, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी प्रेग्नेंट वुमेन को ऐसी सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए स्कीम लॉन्च की जाती है, क्योंकि चाइल्ड मेर्टेलिटी रेट, यानी कि हर 1000 बच्चों पर कितने बच्चों की डेथ हुई है हमारे देश के अंदर में, और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1 लाख बच्चे अगर पैदा किए महिला ने तो कितनी मां की जान गई है, वो दोनों कम होने चाहिए देश के अंदर में। उसके लिए ऐसी स्कीम बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। तो 1 दशक के अंदर में इस स्कीम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है देश के अंदर में। तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना, कब लॉन्च की गई थी, और यहां पर 10 साल पूरे हो गए स्कीम को। मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो किसके लिए है, प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के लिए। तो क्वेश्चन बन जाएंगे डायरेक्टली। फिर से कह रहा हूं, स्टार लगा लेना ऐसी स्कीम्स के ऊपर में जिसको 10-10 साल पूरे हो जाते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ये मत बोलना कि 10 साल पुराना स्कीम का क्वेश्चन पूछ लिया, अब 10 साल के करंट अफेयर तैयार करेगा। हमारे देश के अंदर में नेशनल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब स्कीम, ये लॉन्च की गई थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को बिजनेसमैन बनाने के लिए 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के द्वारा। तो इसको 10 साल पूरे हुए, तो इसका ग्राउंड लेवल पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को काफी फायदा देखने को मिल रहा है इसकी वजह से, जिसने उनको ढांचा और इक्विपमेंट प्रोवाइड कराई, स्किल प्रोवाइड कराई। मार्केट के साथ में बिजनेस हो जाता है, पर लेकिन प्रोडक्ट बनाने के बाद में बेचना कैसे है, फाइनेंशियल फैसिलिटी, कल को चलकर पैसा चाहिए, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, पता नहीं होता है कहां कहां क्या रजिस्ट्रेशन करने हैं, ये एक तरीके का सिंगल पॉइंट क्लियरेंस सिस्टम यहां पर इनके सामने था, जिसने देश के अंदर में काफी ज्यादा ग्राउंड लेवल पर फायदा पहुंचाया। और साथ ही साथ में फीमेल को काफी फायदा इसका देखने को मिला जब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड यहां पर कराई गई। तो ये जो स्कीम है खासकर महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए, उनके ऊपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेनली जब कोई भी स्कीम लॉन्च की जाती है तो उस सेक्शन का अपलिफ्टमेंट होना जरूरी है, क्योंकि बाकी तो सब आगे बढ़ रहे हैं, पर देखा यह जाता है कि क्या ये सेक्शन भी साथ में आगे चल रहा है या पीछे छूट गया है। तो इसलिए ध्यान रखना इस स्कीम के बारे में भी। यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में। वैसे तो ये पर्टिकुलर सेक्शन हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर जो खासकर बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पर ज्यादातर क्वेश्चन इस सेक्शन से ही पूछे जाते हैं, तो उनको तो और ज्यादा फोकस इस वाले सेक्शन पर देकर चलना चाहिए अच्छे से। ये पर्टिकुलर न्यूज का टॉपिक समझाने से पहले मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछूंगा। हमारे देश के अंदर में एक कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टाटा।
कोई ऐसा जिसने इसके बारे में नहीं सुना है? क्या आप लोग बता सकते हैं कोई कि टाटा की फुल फॉर्म क्या है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेगा। टाटा की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। टाटा एक तरीके से नाम है, जैसे कोई बोल दे कि भाई साहब वीर नाम का एक इंसान है, तो वीर की क्या फुल फॉर्म है यहां पर? तो कोई फुल फॉर्म नहीं है। ऐसे ही यहां पर RISA, ये एक तरीके का ब्रांड बनाया जा रहा है हमारे देश के अंदर में। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनके टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो यहां पर रीसा टाइमलेस ट्राइबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कोई भी यहां पर उनको ब्रांडेड वे में प्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के थ्रू। तो ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन के द्वारा यहां पर, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट का एक ब्रांड हो जाए और उस ब्रांड के अंदर में जो भी प्रोडक्ट बेचा जाए उसका ट्राइबल कम्युनिटी को डायरेक्ट फायदा देखने को मिले, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट निकाल कर लिए जाते हैं। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इस वाले एरिया से। सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल डिजाइन सेंटर के द्वारा। हमारे देश के अंदर में हथकरघा कलाकारी, लोकल एरिया में कढ़ाई बुनाई करना, ये बड़ा फेमस है लोकल कम्युनिटी के द्वारा। अब यहां पर उसी के साथ में कनेक्ट कर आप लोगों को थोड़ी सी चीजों को देखना है। जैसे इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहां पर, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फिलहाल के टाइम पर आप लोगों को यहां पर ये है एरी सिल्क, कहां पर पाया जाता है? आसाम के अंदर में। मूगा सिल्क आसाम के अंदर में। संथाल कॉटन झारखंड के अंदर में। चंगपा ये पासमीना लद्दाख के अंदर में। यहां पर इसी के साथ में कोटपाट, तो ये आप लोग को कॉटन उड़ीसा के अंदर में। नेक्स्ट डोंगरिया एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई बुनाई उड़ीसा के अंदर में। ताड़ा एम्ब्रॉयडरी तो यहां पर तमिलनाडु के अंदर में। तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए आ जाएगा। इनमें कई सारे आप लोगों को जीआई टैग प्रोडक्ट नजर आ जा रहे हैं, तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि कैसे हम लोग यहां पर इनको प्रमोट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांड के थ्रू, क्योंकि लोकल एरिया में जो भी लोग इनकी कढ़ाई बुनाई करते हैं, अब उनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। और प्राइस कब मिलेगा? सोचो, अगर मैं तो सोच रहा था कि अगर इनके प्रोडक्ट के ऊपर में एप्पल का लोगो लगा दिया जाए कि भाई एप्पल ने एक नया ब्रांड स्टार्ट किया है भाई कपड़ों का, भाई खड़े खड़े सारा का सारा माल बिक जाएगा इमीडिएटली। तो ब्रांड का ये फायदा आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे ही इस ब्रांड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि ट्राइबल कम्युनिटी के प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाकर बेचा जा सके, अच्छा दाम उनको मिले, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी अपग्रेड होती नजर आए। उसके लिए रीसा नाम का ब्रांड लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा। याद रख लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके, जैसे आप लोग कई बार किसी पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेते हो या फिर कहीं से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई मोबाइल खरीदते हो, तो कई सारे लोगों से पूछते हो या फिर यूट्यूब पे रिव्यू देखते हो ताकि आप लोगों को सही प्रोडक्ट मिले। ऐसे इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि यहां पर इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे आप लोगों को यहां पर ये ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स देखने को मिलेगा यहां पर कि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर में आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, पता चला जिस गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी निकाली है जनता से पैसा उठाने के लिए, पता चला गवर्नमेंट खुद इतने कर्जे में है, पता नहीं कब यहां पर कोलैप्स हो जाए तो जनता का पैसा डूब जाएगा। तो ये जो इंडेक्स होते हैं ये उसको रेट करते हैं और यहां पर ये वर्क करते हैं। जैसे निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर में आप लोग किसी भी कंपनी में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर में आप लोग को पता चलता है कि कोई कंपनी यहां पर रजिस्टर की गई है तो एक पैमाने को फॉलो करके यहां पर आई होगी। ऐसा नहीं जैसे मान लो किसी बच्चे का एडमिशन हो गया आईटी में तो वो एग्जाम देकर ही आया होगा भैया, ऐसा नहीं कि किसी ने डायरेक्ट एडमिशन उसको करवा दिया होगा वहां पर। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विस लिमिटेड जो है वो यहां पर इसी के ऊपर फोकस करती है कि ग्लोबल मेजरमेंट टूल के थ्रू इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस बेंचमार्क तैयार करती है जिससे कि लोगों को पता चल सके कि कहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी इंडेक्स या FTSE, ये यहां पर ये आप लोगों को अलग अलग, जैसे रेसल इमर्जिंग मार्केटिंग इंडेक्स, तो ये अलग अलग इंडेक्स होते हैं जो कि जनता को इसके बारे में अवेयरनेस देते रहते हैं और ये कई सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि भाई ये चीजें बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ये सिक्योर हैं, तो यहां पर जाकर आप लोग एक तरीके से पार्ट बन सकते हैं। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में आया तो पता होना चाहिए क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पर यहां पर नजर होती है तो फिर पता होना चाहिए कि पता चला कहीं भी कोई बच्चा या मतलब कोई भी इंसान अपना ऐसे ही ना फंस जाए जाकर। ठीक है, इस न्यूज के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोग कवर कर देता हूं पहले, जैसे कि NRI, OCI और PIO, इनमें क्या फर्क है, फिर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि FCNRB डिपॉजिट आर स्पेशल फिक्स टर्म फॉरेन करेंसी बैंक डिपॉजिट इन इंडिया, इन अकाउंट के द्वारा इनके द्वारा ये ओपन किया जा सकता है। तो जब यही समझ में नहीं आएंगे तो फिर अकाउंट तो बाद में समझ में आएगा, तो पहले आप लोग ये समझिए।
हमारा देश है भारत और भारत के आप लोग नागरिक हैं तो इंडियन सिटीजन आप लोग कहलाते हैं यहां पर। अगर कोई इंडियन सिटीजन कहे कि यार मुझे जो है यूएसए के अंदर में जाकर रहना है और यहां पर वो यूएसए के अंदर में जाकर एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर में रहे, यानी कि अगर वो अपनी लाइफ का अगर 180 डेज के अंदर टाइम जो है वो इंडिया के अंदर में बिताए और यहां पर बाकी का टाइम बाहर बिताए, तो उसको हम लोग एनआरआई बोल देते हैं। यानी कि एक टाइम लिमिट रखी गई कि साल में लगभग आप लोग आधा साल जो है आप लोग बाहर रहो, आधा साल देश के अंदर में रहो। तो इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के तहत में यहां पर डिफाइन किया जाता है कि भाई साहब क्लासिफाइड एनआरआई इफ दे स्पेंड फ्यूअर देन 180 डेज इन इंडिया, यानी कि 182 दिन से कम अगर कोई इंडिया में रहता है तो यहां पर उसको आप लोग एनआरआई बोल देते हो। अगर इससे ज्यादा रहता है तो फिर वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। तो 182 दिन से कम रह रहा है तो इसका मतलब विदेश में ही रहता है भाई साहब, इसको एनआरआई बोल दिया। कितने एनआरआई लड़का चाहिए, एनआरआई लड़की चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एनआरआई कैटेगरी। दूसरा आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको कहते हैं ओसीआई। ओसीआई यहां पर ऐसा है जैसे मान लो कोई इंसान पहले फॉरेन में चला गया और यहां पर फॉरेन में जाकर उसके बच्चे बच्चे हो गए, आज के डेट में रह रहे हैं, वहीं पर एंजॉय कर रहे हैं, तो यहां पर उसको हम लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके पास में फॉरेन का ही पासपोर्ट है। यहां पर ये जो है एनआरआई के पास में इंडियन पासपोर्ट है। एक होता था यहां पर जिसको कहते थे पीआईओ, ये अब हमारे देश के अंदर में नहीं है, 2015 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो यहां पर इसमें एक लिमिटेशन रहती थी कि भाई इतने दिनों के लिए तुमको अलाउ किया गया। जैसे नहीं पीआईओ कार्ड दे दिया कि 15 साल के लिए आप लोग भारत के अंदर में आराम से आ सकते हो, कोई इशू कर दिया कोई कार्ड किसी इंसान को। तो ये क्या रहता है, मान लो कोई इंडियन ओरिजिन का इंसान है, बाहर रह रहा है, ये ओसीआई हो गया, पीआई हो गया, उनको भारत के अंदर में अपने मूल जुड़े हुए हैं, तो भाई याद आती है हाँ हमारे पूर्वज वहां रहा करते थे। तो अगर वो आना चाहते हैं तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये अभी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो नॉर्मली क्या है कि अगर कोई भी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट यानी कि इंडियन रेजिडेंट यहां पर नहीं है, वो अगर डिपॉजिट करना चाहता है फॉरेन करेंसी में, मान लो कोई यूएसए से डॉलर डिपॉजिट करना चाहता है, कोई यहां पर जर्मनी में बैठा हुआ है वो अपनी करेंसी डिपॉजिट करना चाहता है, जापान या चाइना की करेंसी कोई वहां बैठा हुआ है अपनी करेंसी डिपॉजिट करना चाहता है, तो इंडिया में अकाउंट खोले जा सकते हैं। इसको फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट आप लोग बोलेंगे। और ये नॉन कन्वर्टेड इनटू इंडियन यानी कि एनआरआई में कन्वर्टेड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग मन में नहीं होना चाहिए। तो ये अनलाइक द नॉर्मल एनआरआई अकाउंट, ये नॉर्मल अकाउंट की तरीके से नहीं है। ये जो है डिपॉजिट अलाउ करता है फंड, उसको फॉरेन करेंसी में ही रहना है, आप लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते जैसे नॉर्मली बाहर से पैसा लेकर आए उसको कन्वर्ट करा लिया। तो ये इंडियन बैंक के अंदर में करेंसी को स्टेबल करने के लिए डाला जाता है ताकि कोई भी यहां पर करेंसी लाकर इसके अंदर में रखे तो उनको यहां पर इसका फायदा होगा। तो यहां पर इसी के साथ में इंडिया के अंदर में फॉरेन करेंसी यहां पर देखने को मिलेगी, तो टैक्स में बेनिफिट होगा, रेगुलर एग्जेम्पशन, इंटरेस्ट रेट, अगर इसी के साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव फैक्टर। तो अगर हमारे पास में जितनी फॉरेन करेंसी होगी, मान लो हमारे पास में झोला भर के डॉलर पड़े हुए हैं, या हमारे पास में यूरोपियन यूनियन की यूरो पड़ी हुई है, या हमारे पास में ये पाउंड पड़े हुए हैं, तो हम लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इनसे प्रोडक्ट खरीदने में फ्यूचर में, और हम लोग को ज्यादा कन्वर्ट करने के झंझट भी नहीं पड़ेगा। तो इससे हमारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है नॉर्मली यहाँ पर। तो ये चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें, जैसे एनआरआई जो है इंडियन सिटीजन होता है, ओसीआई और पीआईओ फॉरेन सिटीजन होते हैं, मतलब एक तरीके से उनके पास में फॉरेन का पासपोर्ट होता है। एनआरआई के इंडिया का पासपोर्ट होता है। ये वोटिंग कर सकते हैं इंडिया के अंदर में, जी हाँ, पर ये दोनों वोटिंग नहीं कर सकते भारत के अंदर में, ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए अलाउ है यहाँ पर इसको, जी हाँ, पर इन दोनों को अलाउ नहीं है, नीचे वालों को। तो ये कुछ कुछ फायदे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जिसको लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सारी चीजें एक एक कर क्लियर आप लोगों को समझा। दोस्तों ये काफी प्यारा सेक्शन होता है और एग्जामिनर अक्सर यहाँ पर आकर अपनी लार लटकाता है, जिसमें रिपोर्ट, इंडेक्स या अवार्ड, और अवार्ड में भी जब कोई पर्सन को अवार्ड दिया जाता है तो पर्सन इन न्यूज भी यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये एक अवार्ड के बारे में बात कर रही है, जिसको कहते हैं नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। अब ये जो अवार्ड है एक प्लेटफॉर्म को दिया गया है यहाँ पर, ई जागृति प्लेटफॉर्म पर, लेकिन ये कोई अकेला प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको ये अवार्ड दिया गया। तो यहाँ पर कई सारे अलग अलग इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के जो कि यहाँ पर सेलेक्ट किए गए थे और उनको सबको मिलाकर अवार्ड मिला। उनमें से एक ये प्लेटफॉर्म भी था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, जिसको DARPG बोलते हैं। तो हमारा जो DARPG है ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर में आता है, जो हमारे देश के अंदर में मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा ये अवार्ड डिसाइड किए जाते हैं। और उनके द्वारा ये जो अवार्ड है ये रिसेंटली अभी PAI को दिया गया,
जिसको आप लोग पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जो कि पंचायत की कैसी हालत है देश के अंदर में, कितनी पंचायत डिजिटल हुई, इसके बारे में बात करता है। इसी के साथ में आईसीएमआर के द्वारा जो इनिशिएटिव है हेल्थ के फील्ड में, उसको दिया गया। और डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट केस मैनेजमेंट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो केस मैनेज किए जा रहे हैं, जिसको डीएमएस है, उसको दिया गया। और इनमें से आप लोगों को ई जागृति प्लेटफॉर्म भी देखने को यहां पर मिल जाता है। तो ये ई जागृति प्लेटफॉर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। ये एक यूनिफाइड एआई डिजिटल ग्रीवेंस, यानी कि अगर आप लोग को कोई समस्या है तो आप लोग अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर के द्वारा ये डेवलप किया गया कि अगर कोई भी कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है, जो कोई सामान आप लोग लेकर आते हैं उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, कोई सर्विस आप लोग लेते हैं उसमें कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी समस्या का समाधान किया जाए। जब आप लोग की कोई बात नहीं सुने तो कंज्यूमर को जस्टिस, यानी कि उपभोक्ताओं को फास्ट जस्टिस मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता बनेगी, एक्सेसिबिलिटी और पेपरलेस होगा। ऑनलाइन बैठोगे, मोबाइल है, आराम से एक्सेस कर सकते हो, रियल टाइम में पता चल जाएगा केस में कितनी प्रोग्रेस चल रही है यहां पर। तो पेपरलेस कंज्यूमर कोर्ट हो गया एक तरीके से ई जागृति प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए यहां पर, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन कर रहा है, कंज्यूमर जस्टिस को लेकर फास्ट और इंक्लूसिव गवर्नेंस लेकर आ रहा है। तो इसलिए यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको अवार्ड दिया गया, नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कल को चलकर इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो इसलिए आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ये जो अवार्ड दिए गए हैं, तो कई सारे जो हमारे इनिशिएटिव है उनको अवार्ड दिए गए हैं, उनमें से एक आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बात की जाए, यहां पर एक इंडेक्स की न्यूज है जिसको एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईटीआई बोलते हैं। 2026 वाला जब ये इंडेक्स प्रस्तुत किया गया तो इसमें भारत की रैंक 70 आप लोगों को देखने को मिली। और ये जो प्रस्तुत किया जाता है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेते हैं कि भाई इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक इंडेक्स है, सूचकांक है, वो कौन प्रस्तुत करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहां पर इसको प्रस्तुत करते हुए नजर आती है। अब ये क्या बताती है, भाई दुनिया में कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि पहले यहां पर कोयले वगैरह का इस्तेमाल करती थी, अब आज की डेट में उससे दूर हट रही है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है। इसमें टॉपर ऑफ द बैच आप लोग को स्वीडन देखने को मिलेगा, फिनलैंड, डेनमार्क, इस्टोनिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। तो एटलीस्ट 4-5 कंट्री टॉप की आप लोगों को यहां पर ध्यान रखनी है। तो याद रखना, भारत की रैंक यहां पर आप लोग को 70 देखने को मिली। तो इसमें 0 अगर आती है स्कोर और 100 आता है तो इसका स्कोर आप लोग को देखने को मिलेगा। 100 आ रहा है तो इसका मतलब टॉपर ऑफ द बैच है, और 0 आ रहा है तो नीचे से टॉप आप लोग कर रहे हैं यहां पर। तो इसमें सबसे टॉप पर आप लोग को स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क, टॉप 3 कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। और हमारी रैंक यहां पर 70 आप लोगों को नजर आई इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इंडेक्स में। तो सबसे लो पर कौन रहा, अफ्रीका के अंदर में एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसकी रैंक जो है वो सबसे लो पर आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग बेसिक ध्यान रखिएगा। इनका बेसिक पर्पज ये कि इन्वायरमेंट के अंदर में अच्छे लेवल पर एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग को करना चाहिए, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कम से कम हो, टेम्परेचर कम से कम बढ़े। और जो भी कंट्री इसमें अच्छे से काम करती है उनको यहां पर ये टॉप रैंक देते हैं, जो कि भारत की रैंक कोई ज्यादा अच्छी आप लोग को नहीं देखने को मिल रही यहां पर। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं इसके बारे में, और बाकी और डिटेल यहां पर है, हल्का सा ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो आप लोगों के लिए कई सारे ऐसे इंडेक्स प्रस्तुत करते हुए नजर आती है। इनमें से एक आप लोगों को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स देखने को मिलेगा। हमारे देश के अंदर में जो बच्चे हैं उनको यहां पर पुरस्कार दिया जाता है उनकी बहादुरता के लिए, जिसका नाम है यहां पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, और प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये कनेक्ट करता हुआ अवार्ड आप लोगों को नजर आता है। तो इस अवार्ड के अंदर में नेशनल लेवल पर अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उन बच्चों के द्वारा अगर कोई एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट, इनोवेशन यानी कि नवाचार, करेज, साहस, या फिर कोई सर्विस अच्छी दी गई है देश को लेकर, तो एक्सेप्शनल अगर कोई उनके द्वारा काम किया गया है, 18 साल से नीचे के वो बच्चे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये काम करती है। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर, इनोवेशन, इसी के साथ में अगर कोई अच्छा बच्चा एकेडमिक में है उसको, सोशल सर्विस उसने किया है, इन्वायरमेंट वातावरण के फील्ड में पर्यावरण, और यहां पर कोई बहादुर काम किया है, तो 6 ब्रॉड कैटेगरी में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके लिए नॉमिनेशन आते हैं और ये अवार्ड फिर यहां पर आता है सामने निकलकर। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखिएगा कि अवार्ड कितने साल के बच्चों के लिए दिया जाता है, और साथ में कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर इसको आप लोग के लोगों के सामने रखती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये वही अवार्ड है ये जो बच्चे यहां पर जीतते हैं। फिर यहां पर इसको आप लोगों को पता होगा 26 जनवरी पर उन बच्चों को जो है एक तरीके से दुनिया देखती है, जब उनको एक गाड़ी में बैठाकर उनको इंडिया गेट के सामने रखा जाता है, सबके सामने उनको प्रस्तुत किया जाता है, बच्चे वहां पर एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, अपनी ब्रेवरी जो है वो दुनिया को दिखाते हुए वहां पर नजर आते हैं।
तो इससे और बच्चे भी यहां पर कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। तो ये अवार्ड है हमारे देश के अंदर में, अच्छा अवार्ड है, ऐसे अवार्ड और ज्यादा होने चाहिए बच्चों के लिए। यहां पर हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। और साइंस एंड टेक एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों को काफी टफ लगता है, पर लेकिन इतने इजी वे में मैं डिस्कस करूंगा कि कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा और बिल्कुल इजीली एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन सोल्व करते हुए आप लोग नजर आओगे। यहां पर जो न्यूज है ये नासा का मिशन है जिसको फेयरवेल दे दिया गया है और मिशन का नाम है यहां पर मावन। तो मावन मिशन अगर कोई आप लोगों से पूछे किसका था तो भाई साहब नासा का था। नासा कौन है? ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे हमारे देश के अंदर में इसरो है। इसकी फुल फॉर्म है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन। तो यानी कि मार्स के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए 2013 में लॉन्च किया गया था। तो यहां पर ये फिलहाल के टाइम पर अभी आउट ऑफ द बॉक्स हो चुका है, यानी कि इनके हाथ से ये छूट चुका है। इसको फेयरवेल बोला जा रहा है, यानी कि अब ये यहां पर इनको डेटा प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया था। तो यहां पर इसके द्वारा भाई साहब आसपास वाले रीजन के मार्स के समकालीन जो पर्यावरण है उसका अवलोकन किया जा रहा था। रियल टाइम वास्तविक समय में ये पूरा का पूरा डिटेल बता रहा था, मेजरमेंट देगा। इसी के साथ में उसके आसपास में जो ग्लोबल प्रोटोन है उसके बारे में बात कर रहा था। साथ ही साथ में डस्ट वगैरह, वेवलेंथ या फिर जो भी टेक्निकल चीजें हैं उनके बारे में प्रोवाइड करा रहा था। तो ये तो ज्यादातर आप लोगों से नहीं पूछेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये फर्स्ट नासा का मिशन था जो कि मार्स के लिए डेडिकेटेड किया गया था, 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसके चलते फिलहाल के टाइम पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि किसका मिशन था, किसके लिए लॉन्च किया गया था। और पहला मिशन था जो कि डेडिकेटेडली मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में यहां पर बात करा था। अब इनके हाथ से जा चुका है, लड़का हाथ से निकल गया है। ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट होती है और डायरेक्ट एग्जाम में बन जाती है क्वेश्चन। बात की जा रही है यहां पर पायरो प्रोसेसिंग के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे यहां पर एक वर्ड है पायरो और दूसरा है प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर और ड्राई एनर्जी इंटेंसिव ये प्रोसेसर है जो कि यूज किया जाता है हमारे बेसिकली सिस्टम के अंदर में, जहां पर 800 से ज्यादा ऊपर टेम्परेचर हो जाता है। तो नॉर्मली जब मेटल होती है और आयरन ओर है, जैसे उसके अंदर से अगर मैं बात करूं, ऐसा समझो कि एक बहुत ही बड़ा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट मिले हुए हैं। उसमें से आप लोग को मेन प्रोडक्ट निकालना है। जैसे नहीं क्रूड ऑयल में से हम लोग पेट्रोल निकलते हैं, डीजल, मिट्टी का तेल, ऐसी चीजें निकालते हैं। ऐसे समझो कि आप लोगों के पास में एक बहुत बड़ा एक डोंगा है, एक तरीके से एक बर्तन है, बोल है, उसके अंदर में अलग अलग तरीके के आप लोगों ने कांच के बेसिकली वो नहीं कंचे होते हैं वो डाल दिए, और आप लोगों को एक पर्टिकुलर कलर के कंचे निकालने हैं उसके अंदर में से। तो आप लोग उनको चूज करना है। तो ऐसे ही यहां पर रहता है कि मिट्टी, धूल, कंकड़, पत्थर, पता नहीं क्या क्या मिला रहता है। जब हम लोग खुदाई करते हैं तो और निकालते हैं, यानी कि आप लोग समझो कि हम लोग धातु जिसमें से निकालते हैं उसका एक तरीके का रॉ मटेरियल होता है, और फिर उसमें से जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, यहां पर इंप्योरिटी हटाते हैं, तो उस प्रोसीजर के अंदर में पायरो प्रोसेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो हाई टेम्परेचर रहता है, पानी ना के बराबर रहता है, और उस टाइम पर मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। और ये सीमेंट इंडस्ट्री में, साथ ही साथ में मेटलर्जी यानी कि धातु के जो भी आप लोग यहां पर बनाने में या उसका एक सही डायरेक्शन देने में उसको इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ में न्यूक्लियर जो फ्यूल प्रोसेसिंग में भी इसका इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है। तो याद रखना सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी यूज करने वाली है पायरो प्रोसेसिंग की। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे डायरेक्टली कि पायरो प्रोसेसिंग क्या है, और बोल देंगे कि क्या इसके अंदर में लो टेम्परेचर या फिर ड्राई यानी कि एक तरीके से सूखा या टेम्परेचर के बारे में बात दे देंगे। तो कितने प्रोसेसर कितना टाइम इस्तेमाल किया, कितना टेम्परेचर इसके अंदर में इस्तेमाल किया जाता है, किस पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह भी ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड पायरो है, पायरो का मतलब होता है फायर या फिर हीट। तो ये ग्रीक वर्ड है यहां पर, तो इससे भी आप लोग याद रखो। तो हाई हीट यहां पर इस्तेमाल की जाती है बिना पानी के, जब यहां पर ये सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनाया जाता है। तो ओके, कोई बोले कि भाई ये डार्क पैटर्न क्या होता है यार। डार्क मतलब काला, और पैटर्न यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कई बार इंसान जो है फंस के रह जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं कि पैटर्न समझ में नहीं आया भाई। तो कई बार क्या होता है हमारे देश के अंदर में नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पर भी यूज होता हुआ नजर आता है, जहां पर ऑनलाइन जो कंपनी है जैसे अमेजन, फेसबुक या फिर कोई भी आज की डेट में ऑनलाइन कोई भी सिस्टम है, वहां पर वो क्या करते हैं, वो लोगों को अपने फंसाने की कोशिश करते हैं अपने ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के थ्रू, गलत तरीके से या मैनिपुलेटिव या अनएथिकल तरीके से। मतलब जैसे मान लो आप लोगों ने किसी का कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आप लोगों को सब्सक्रिप्शन तो एक झटके में एक बटन पर क्लिक कर मिल गया, और वो मंथली आप लोग के अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर रहा है।
अब आप लोग उसको कैंसिल करना है तो आप लोग ढूंढते फिरते रहोगे, वो कहीं छुपाकर उसका कैंसिल करने का प्रोसीजर रख देते हैं। तो ये इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं कि कुछ खरीदने जाओ तो सस्ता दिख रहा है, जैसे ही पेमेंट करने गए तो एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ दिए, इस तरीके की जो चीजें की जाती हैं। तो ये मैनिपुलेटिव सिस्टम होता है, ये गलत सिस्टम होता है और यूजर के एक तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला सिस्टम होता है। एप्स और वेबसाइट पर ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहला पर्सन 2010 में जिसने ये टर्म बनाई थी डार्क पैटर्न, उनका नाम था हैरी बिगनल। तो उनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, किसने दिया था, इसका मतलब होता है डिसेप्टिव डिजाइन पैटर्न, यानी कि भ्रामक डिजाइन सिस्टम जो क्रिएट किया जाता है। जो भी इंटरफेस होता है यहां पर उस इंटरफेस को अनएथिकल तरीके से डिजाइन किया जाता है। इसको लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी ये बात की गई हमारे देश के अंदर में, और इंटरनेशनल लेबर पर यूरोपियन यूनियन, यूएसए और इंडिया के अंदर में, सबके अंदर में इसको लेकर चेतावनी बार बार दी जाती है और कई बार फाइन भी लगाए जाते हैं। पर लेकिन वही है, कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन उल्की में रखो, निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। इनको इतने फायदे होते हैं इससे, तो फिर ये यहां पर इसको पैटर्न को चेंज क्यों करेंगे। तो ये इसलिए यहां पर ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आप लोगों के सामने डार्क पैटर्न के, किस तरीके से यहां पर डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए और लोगों को ठगते हुए नजर आते हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया हैंडल या अलग अलग वेबसाइट, ये एप्लीकेशन। बताओ, ये चीजें हम लोगों को पता भी नहीं रहती है और हम लोग ये चीजें कई बार इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। अभी ये चीजें हमारे देश के अंदर जब बैन की जा रही है तब हम लोग को पता चल रहा है कि जो चाय का जो बैग होता है, टी बैग होता है, आप लोग कई बार जैसे आप लोग कहीं भी अपने टी बैग लेकर आते हैं, उसके अंदर में चाय में उसको डालकर रख देते हैं और वो यहाँ पर चाय जो है वो कंप्लीट कन्वर्ट हो जाती है प्रॉपर पीने लायक उसमें। तो जो टी बैग बने होते हैं यहाँ पर, उसके अंदर में कार्सिजेनिक यानी कि ऐसा सिस्टम मिला होता जिसको बैन किया गया है और इसका नाम था यहाँ पर इपोक्लोरोहाइड्रीन। तो ये इपोक्लोरोहाइड्रीन जो है यहां पर अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो ये काफी हार्मफुल है और ये हजार्स इंडस्ट्रियल केमिकल की कैटेगरी में आता है। और वो जो टी बैग होते हैं उसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था फिलहाल के टाइम पर। ये आसानी से कलरलेस है, ये लिक्विड में आराम से घुल जाता है यहाँ पर लेकिन काफी आग भी पकड़ सकता है, वाटर में सोलेबल है यहाँ पर। तो सोच के देखो, ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा था और यहाँ पर वो टी बैग हम लोग कितने अच्छे से इस्तेमाल करते थे। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। दिक्कत वाली बात यह है कि हमारे देश के अंदर में ये चीजें जब न्यूज में आती है, जब सोशल मीडिया पर कोई यहां पर इसको लेकर आवाज उठाता है, मानिए कि हमारे देश में जो फूड इंडस्ट्री है वो इन चीजों पर बहुत ही देरी में रिएक्ट करती है। तो आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने वो टी बैग का इस्तेमाल किया था, अब जाकर हमारे देश के अंदर में गवर्नमेंट ने उसको यहां पर मना किया है, क्योंकि उसके अंदर में क्या है, यहां पर इपोक्लोरोहाइड्रोन आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि इंडस्ट्रियल केमिकल है। मेनली यूज किए जाते हैं यहां पर इपोक्सी रेजिन या जो यहां पर बेसिकली ग्लिसरॉल के निर्माण में, और वो हम लोग टी बैग में मिला मिलाकर उसको यहां पर डबो डबो कर पी रहे थे। तो ये आप लोग सोच लो अभी यहां पर। तो कोशिश करो कि नॉर्मल चीजों को ज्यादा एंजॉय करो। कोई भी फैंसी चीजें हैं उनमें कई सारी उल्टी सीधी चीजें मिली रहती हैं, आप लोगों को नहीं पता है क्या चीज किस चीज की बनी हुई है, हेल्थ के लिए काफी नुकसानदेह आप लोगों के लिए हो सकती है। तो इसलिए इन चीजों का आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके, यूएसए चाहता है कि दुनिया जो है उसके पैरों की जूती बनकर रहे, हर चीज पर वो नजर रखे और दुनिया में कोई भी पत्ता उसकी मर्जी से न हिल पाए, उसकी मर्जी के बिना। यूएसए ने लॉन्च किया फर्स्ट फुल टाइम स्पेस वेदरिंग वॉचडॉग, जो कि सैटेलाइट है NOAA सोलर। और जब मैं NOAA को पढ़ रहा था तो यह यूएसए का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि यूएसए का समुद्र के ऊपर में ध्यान रखने वाला ऐसा एक डिपार्टमेंट जिनके द्वारा बनाया गया है। तो ये यूएसए का एक सैटेलाइट है जो कि ऑपरेशनल हुआ है अभी और सारे सिस्टम पर ध्यान रखने वाला है यहाँ पर ये। तो ये जो है स्पेस वेदर को ऑब्जर्व करेगा और उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन देगा, क्योंकि 2025 में ये इसको लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से। तो ये आप लोगों को ये बेसिकली सोलर फर्स्ट जो है ट्रांसमिट करेगा आप लोगों को इमेज यहां पर विद इन 30 मिनट, और ओल्डर सिस्टम जो है उसको 8 घंटे लगते थे उस काम को करने में। अब सोचो कितना टाइम रिड्यूस कर दिया है। तो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन अपडेट्स इनके पास में फटाफट पहुंचती रहेगी। तो यह है यूएसए की ताकत आज की डेट में। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है इन लोगों के द्वारा। तो सोचो यहां पर कि किस तरीके से हम लोग कोशिश करनी चाहिए, साइंस एंड टेक में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग भी अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम बना सकें और इन लोगों के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा हेल्थ इज वेल्थ यहाँ पर, तो उसी से रिलेटेड आप लोग की कई सारी न्यूज जो है मैं कवर करने वाला हूं, जिससे ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग यहाँ पर हेल्थ के बारे में जान पाएंगे। जो बीमारी न्यूज में है या फिर उससे रिलेटेड कोई इनिशिएटिव है वो सब मैं यहाँ पर कवर करूंगा। हमारे देश के अंदर में सोचो अगर अलग अलग यूनिवर्सिटी से ऐसी न्यूज निकल कर आने लगे कि यूनिवर्सिटी R&D कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये सॉल्यूशन निकाल रही है, तो सोच के देखो कितने लार्ज स्केल पर देश के अंदर में अच्छी चीजें होती नजर आएंगी।
एआई टूल डेवलप कर लिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो स्किन डिजीज के बारे में उसको चेक करेगा आसानी से। टूल का नाम है यहाँ पर AIBDS। ये टूल का नाम नहीं है बेसिकली, यहाँ पर टूल तो अभी यहाँ पर चल रहा है कि हाँ डेवलप किया जा रहा है, पर ये जो डिजीज के लिए काम करेगा उस डिजीज का नाम है यहाँ पर। तो डिजीज का नाम है यहाँ पर, इसको कहते हैं ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज। तो यहाँ पर इसके लिए दूसरा भी नाम यूज करते हैं यहाँ पर, ये ऑटो इम्यून बुल्स डिसऑर्डर। तो ये भी बोल दे या फिर ये बोल दे ये कैसा डिसऑर्डर है, ये स्किन को एक तरीके से इंपैक्ट डालता है, यानी कि हमारी जो त्वचा होती है और इसी के साथ में म्यूकस, यानी कि जैसे मुंह हो गया, नोज हो गया, आईज या जेनेटल या थ्रोट, तो इन पे भी ये इंपैक्ट डालता है। इनके मुंह, नाक, आंख, जननांग या गला, इस पर इंपैक्ट डालता है और ये इसको अटैक करता हुआ नजर आता है। तो दो तरीके से देखने को मिलेगा। तो एबनॉर्मल ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, आप लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा ही इम्यून सिस्टम जो कि हम लोग को बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है, वो हमको ही खाने लगता है, हमारे ही ऊपर इंपैक्ट डालने लगता है, खुद ही जो है सिपाही जो है वो शरीर को खत्म करने लगता है। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो एटलीस्ट ध्यान रखिएगा, हालांकि इसके लिए कई सारे ट्रीटमेंट मेथड भी हैं, पर लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है बीमारी, ये यहां पर जो बीमारी ऑटो इम्यून डिजीज है कहां कहां पर इंपैक्ट डालती है, तो ये कुछ बेसिक बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। और कोई भी ऐसी कुछ दिक्कत लगे शरीर में, तुरंत डॉक्टर को चेक कराना है। एक और ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोग जितनी आज के डेट में केमिकल के सामान खा रहे हैं, माइंड में टेंशन ले रहे हैं, सोने उठने का कोई पता नहीं है, जैसी जैसी चीजें कर रहे हैं, तो हमारा खुद का शरीर ही आजकल हम लोग को मारने लगा है। यहां पर ऐसी बीमारी है जिसका नाम है यहाँ पर स्रोजोग्रेन। तो यहां पर स्रोजोग्रेन डिजीज क्या है, ये क्या कर रही है, हमारे शरीर में जैसे कि आंसू आ जाते हैं, सलाइवा आता है या पसीना आता है, तो इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड्स होते हैं, तो ग्रंथियां होती हैं। तो वो ग्रंथियां जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशन में आ जाती हैं कि यहां पर मिस्टेकली यहां पर हमारा शरीर उनके ऊपर में अटैक करता है और यहां पर उनको एक तरीके से इंपैक्ट डालता है, यानी कि उनके काम करने पर इंपैक्ट डालता है, और ये पता नहीं चल रहा है किसकी वजह से यहां पर हो रहा है। तो सोच के देखो, यहां पर ये चीज देखने को मिलती है। और यहां पर ये नॉर्मली जिसकी एज जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ओकर होता है एनी एज, बट पर मोस्टली हैपन होता है 40 साल की उम्र के बाद में। और यहां पर 90% पेशेंट जो है वो वुमेन आप लोगों को देखने को मिल जाती है इसके अंदर में। इसमें नॉर्मली कई बार क्या होता है, जैसे कि एक तरीके से ना सिम्टम जो होते हैं, तो ड्राइनेस देखने को मिलती है, शुष्क ऐसा है, सूखा सूखा सा लगने लगता है, जैसे कि मुंह सूखा लग रहा है, आंखें सूखी लग रही है, आंखें जो है भारी भारी लगने लगती है, ठीक है। और यहाँ पर जो स्वेलिंग आने लगती है ग्लांस के यहाँ पर, खासकर फेस और नेक के पास में। कोई परमानेंट क्योर भी नहीं बताया जा रहा है इस बीमारी का, और ये बीमारी कई बार यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारी की सारी इतनी सारी चीजें जब मैं पढ़ता हूँ, कई सारी रिपोर्ट्स देखता रहता हूँ इनके बारे में और इन बीमारियों के बारे में सुनता हूँ, तो मुझे सीधी सीधी एक ही बात समझ में आती है कि पहले जो लोग थे और आज के जो लोग हैं, उनका रहन सहन, खान पान जो है वो उनके शरीर को भा नहीं रहा है, और आज की डेट में वो शरीर हमारे ही ऊपर, हमारे ही शरीर जो है हमारा दुश्मन होता जा रहा है। तो इसकी वजह से यहां पर ये कई सारी बीमारियां अभी हमारे ही शरीर में लगती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। इसलिए कहते हैं जितना नेचुरल प्रोसीजर फॉलो करोगे उतना ही अच्छा है जिंदगी के अंदर में। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए, सीडीएस या फिर किसी भी डिफेंस के एग्जाम की, तो वहां पर भी स्पेशली यहां से क्वेश्चन बनते हुए नजर आते हैं, और वैसे तो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते ही हैं। एक न्यूज है जो बात कर रही है प्रोजेक्ट 18 के बारे में। तो प्रोजेक्ट 18 को P18 के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और हमारे देश के अंदर में ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली काफी कैपेबिलिटी बढ़ाने वाला है इंडियन की डिफेंस के सेक्टर में। और यहां पर हम लोग एडवांस स्टील्थ जो वॉरशिप है वो तैयार करते हैं, यानी कि ऐसा समझ लो कि युद्धपोत हम लोग तैयार कर रहे हैं, युद्ध यानी कि लड़ाई करने वाले जहाज। तो फिलहाल के टाइम पर विशाखापट्टनम क्लास प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर, तो ये उसको सक्सेसर है जो कि पहले आप लोग को देखने को मिलता था। तो इसको नेक्स्ट वर्जन आप लोग को यहां पर ये नजर आ रहा है, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर हम लोग पानी पर अपनी जीत करना चाहते हैं, और हमारी नेवी जो है फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजी को रेडी कर रही है उसमें प्रोजेक्ट 18 रोल प्ले करने वाला है। ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी, यानी कि हमारा समुद्र जो है इंडियन ओशन इंडिया के नाम पर है, तो इसलिए हमारा इसके ऊपर में कंट्रोल होना जरूरी है, उसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आसपास वाले रीजन में कोई भी हेल्प चाहे तो हम लोग प्रोवाइड कराएं, सिक्योरिटी हम लोग प्रोवाइड करें। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन में भी काम करेंगे, इंडिया और प्रशांत महासागर में दोनों जगह मिलकर हमारी नेवी की कैपेबिलिटी आप लोग को देखने को मिलेगी। साथ में डिटरेंस क्रिएट करेंगे, कोई भी आकर बदतमीजी ना काटे हमारे साथ में, और इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अपने ही लोकल रीजन में अपने आप चीजें बनाएंगे, किसी और के ऊपर में डिपेंडेंट हम लोग नहीं रहेंगे। तो P18 इंडियन नेवी का नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर तैयार करने का ये सिस्टम आप लोग यहां पर दिखाई देता है, तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा।
पहले आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी हुई पुराने वाली, यहां पर जैकी श्रॉफ एयरफोर्स में रहते हैं और वो इंतजार करते रहते हैं दिन निकलेगा तो अपना हवाई जहाज उड़ाएंगे, क्योंकि पहले ऐसे जहाज नहीं आते थे जो कि नाइट में उड़ सके। पर अभी फिलहाल देखो हम लोग किसी भी टाइम जहाज वगैरह उड़ा सकते हैं। पर लेकिन अभी भी यहां पर हमारी फोर्स के पास में ऐसे सिस्टम ज्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं कि वो नाइट में आराम से देख सकें। तो नाइट विजन डिवाइस ये फिलहाल के टाइम पर जो लो और नाइट वाले रीजन में भी लड़ाई कर सकते हैं। तो वॉरफेयर का सिस्टम चेंज कर रही है यहां पर ये कि अंधेरे में भी फुल तरीके से आप लोग सामने वाले को देखकर मार गिरा सकते हो। तो डार्कनेस, स्मोक या फिर कैम्बोफ्लाज वाले एरिया में जहां पर विजुअली क्लियर नहीं रहता है, वहां पर ये अपग्रेड कर सकते हैं सिस्टम को सेंसर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और इंडिजिनस वेपन जब कोई देश ऐसा बना ले तो सोच के देखो कितना फास्ट काम करता हुआ नजर आएगा। तो भारत के अंदर में बीईएल मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए, ताकि पाकिस्तान में रात को भी घुसकर उनकी नींद जो है वो हराम की जा सकती है। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी उतने बेटर वे में हम लोग दुश्मनों के साथ में डील कर पाएंगे। मानो या ना मानो, टाटा कंपनी हमारे देश के अंदर में काफी बड़ा रोल प्ले करती है हर एक लेवल पर। अभी फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 ये कैरियर हमारे देश के अंदर में पहली फ्लाइट उड़ता हुआ नजर आया, तो इसकी वजह से ये न्यूज में आ गया। आप लोग देख सकते हैं ये कुछ सिस्टम आप लोग को दिखाई दे रहा है, इंडियन एयरफोर्स इसके ऊपर में लिखा हुआ है। तो ये एयरबस है, एयरबस मतलब सामान लाने ले जाने वाला सिस्टम है, जो कि जिसका नाम है C295 और ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा गुजरात के अंदर में डेवलप किया गया। मतलब ये फ्लाइट इसकी यहां पर जब देखने को मिली थी ये न्यूज में आया था। तो सोच के देखो हमारे देश के अंदर में अगर प्राइवेट कंपनी सामने निकल कर आती है कितने बेहतरीन तरीके से काम करती नजर आती है। तो ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, सामान को लाने ले जाने का काम कर सकता है काफी अच्छे लेवल पर। और टोटल एयरक्राफ्ट जो है इसके अंदर में जो प्रोक्योर किए जाने ये 56 के करीब देखने को मिलेंगे फेज फर्स्ट फेज सेकंड में। तो यहां पर इसके ऊपर में काम किया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर का मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग में रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारे एयरफोर्स के जो ओल्ड सिस्टम थे जो एजिंग हो रही है उनको रिप्लेस करेगा यहां पर, और नया एयरक्राफ्ट अब हमारी एयरफोर्स के अंदर में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब यहां पर इन्वॉल्व होता आप लोगों को नजर आएगा। तो ये बातें आप लोग यहां पर इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि हमारा ही है किसी और। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोग इसको 10 में से कितने मार्क्स दोगे ये बताना। अगर चीजें आप लोग को पसंद आती है तो फीडबैक जरूर दिया करो, और दूसरों के साथ भी आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप लोग एप्लीकेशन और वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर कई सारी क्लासेस वगैरह आप लोग को देखने को मिल जाती है, और टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों को यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाती है अपनी क्लासेस की, और इसी के साथ में आप लोगों की क्लासेस है सारी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। आज का सेशन समाप्त करता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।